हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास ऑफ एग्रीकल्चर, आपका अपना चैनल। मैं आयुष प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ। अब तक हम लोगों ने 8 लेक्चर देख लिया है कंटिन्यूएशन में इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। ये 9th लेक्चर है इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। ऑलरेडी 8 लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा और सारी की सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो कि 8th लेक्चर था, क्विट इंडिया मूवमेंट हमने पढ़ लिया था। बंगाल फेमिन भी हमने देख लिया था, बंगाल फेमाइन। अब वहां से हम कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। शुरू करते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ द ववल प्लान, जून 25 1945। देखिए, हुआ ये था कि ऑलरेडी क्रिप्स मिशन आ चुका था, फेल हो चुका था। अगस्त सफर आ चुका था, फेल हो चुका था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से कई सारे नेगोशिएशंस हो रहे थे, बट वो फ्रूटफुल हो नहीं पा रहे थे। कुछ न कुछ उसमें डेडलॉक हो ही जा रहा था। और यहाँ पे उसी दिशा में एक और कोशिश की गई ववल प्लान के अंतर्गत। और इसमें था क्या, लॉर्ड ववल उस टाइम उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेटअप की। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही रहेंगे एक्सेप्ट 2 पोस्ट। और वो 2 पोस्ट कौन कौन सी थी? पहली थी वॉइस रॉय की, कि वॉइस रॉय सिर्फ ब्रिटिशर होंगे। और सेकंड है कमांडर इन चीफ, यानी कि आर्मी के जो हेड होते हैं वो ही ब्रिटिशर होंगे। उसके अलावा जितने भी मेंबर होंगे वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, वो सारे के सारे इंडियंस होंगे। ऐसा ऑफर इससे पहले कभी ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को नहीं दिया था। बाकी सब इंडियंस को बढ़ा रहे थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, आपने देखा होगा उसमें भी। काउंसिल एक्ट चाहे 1935 था, चाहे उसके बाद जितने भी ऑफर आया, अगस्त ऑफर। बट सब में नेचर कैसा था? एडवाइजरी नेचर था। इतने बड़े नंबर में इंडियंस को कभी जगह नहीं दी गई। और वैसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, इसलिए उनकी मजबूरी भी थी एक हद तक यहाँ नेगोशिएट करना। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वुड हैव एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे है क्या, हिंदू की पॉपुलेशन कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा थी। तो माइनॉरिटीज का ख्याल रखना, ध्यान रखना एक अलग चीज़ है, बट इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना शायद पॉपुलेशन के टर्म्स में सही नहीं होता, क्योंकि पॉपुलेशन हिंदूज की बहुत ज़्यादा थी, माइनॉरिटीज़ में और भी माइनॉरिटी थी बियॉन्ड मुस्लिम्स। तो इस पॉइंट को भी लेके थोड़ा सा टसल चल रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी। मतलब जिन्ना वॉज रेजिड इन डिसाइडिंग द मुस्लिम मेंबर्स एंड नॉट कंसीडरिंग द मुस्लिम लीडर्स इनसाइड द कांग्रेस। देखिए, मुस्लिम लीग का शुरू से थोड़ा सा रुख था कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग्स के अंदर के ही मुस्लिम्स को मुस्लिम मानती थी, कि जो मुस्लिम मुस्लिम लीग के अंदर है खाली वही वोटिंग करेंगे पंजाब के लिए, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लिए। और रही बात कांग्रेस, तो कांग्रेस के अंदर के जो मुस्लिम्स उनको कंसिडर ही नहीं करती थी, जिस बात से कांग्रेस खुश नहीं थी। कांग्रेस का कहना था कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, जो कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज और जितनी माइनॉरिटी सबके लिए काम करती है। तो इस आईएनसी के अंदर जो भी मुस्लिम्स हैं उनका भी इक्वल से है, जो कि सही भी था। बट मुस्लिम लीग को हमेशा इस बात से प्रॉब्लम रहती थी। खैर, आगे बढ़ते हम लोग। एंड कंसिडरिंग द मुस्लिम लीडर इनसाइड कांग्रेस, ठीक। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946। देखिए, वोवल प्लान जून में आ चुका था 1945 में, और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। कैबिनेट मिशन का वही गोल था कि इंडियंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए एक फ्रेमवर्क सेटअप करना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करना। तो फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन, एटली गवर्नमेंट जो है, क्लेमेंट एटली, ब्रिटेन में इलेक्शन तब तक हो चुका था 1945 के मिड में, और क्लेमेंट एटली नए पीएम बने थे। क्लेमेंट एटली के पहले कौन थे? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। तो क्लेमेंट एटली थोड़ा सा कह सकते हैं कि पैसिफिस्ट पॉलिसी को फॉलो करने वाला इंसान था। इसका कहना था ऑलरेडी वॉर में काफ़ी नुकसान हो चुका है, तो अब थोड़ा सा शांति से रास्ता निकाला जाए। डिसीजन टू सेंड पावर्ड मिशन ऑफ 3 ब्रिटिश कैबिनेट्स, और इस मिशन में, इस ग्रुप में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स रहेंगे। कौन थे? पहले थे पैथिक लॉरेंस, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक खास पोस्ट होती है जो पूरे इंडिया का हिसाब किताब संभालती है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से अपॉइंट होती है। वॉइस रॉय के ऊपर होता है। कह सकते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में आता है वॉइस रॉय, और वॉइस रॉय के अंडर में पूरा जो इंडियन सेटअप है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके अंडर में आता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर वॉइस रॉय के अंदर इंडियन सेटअप काउंसिल का। सेकंड थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड।
और थर्ड आता है एवी अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। तो ये तीनों थे कैबिनेट मिशन में, और इनका काम फिर हम कंटिन्यूशन में देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इनके। देखिए, टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन लीडर्स एज टू फ्रेमिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम कैसे किया जाए, सारे लीडर्स से मिल के बात करना, उनको एक कॉमन राय पे, कॉमन एक तरह से कंसेंसस पे लाना। पहला पॉइंट ये आता है ऑब्जेक्टिव मिशन में। और सेकंड आता है टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनेगा, कोई भी बना है, बट कोई बॉडी होगी ना जो बनाएगी, उस बॉडी में नॉर्मली इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, हिंदू भी हैं, उस टाइम भी थे, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, पारसी हैं, और एंग्लो इंडियंस भी थे। तो देखा जाए तो सबके कुछ रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ताकि उनके हित और उनके मुद्दों को रख सकें। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनाएंगे, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने वाली जो बॉडी है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी कहा जा रहा है। थर्ड आता है टू स्टैब्लिश एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद सपोर्ट ऑफ मेजर इंडियन पार्टीज। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सेटअप करना, बनाना, जिसमें सपोर्ट हो ज़्यादातर इंडियन पार्टीज का। अब कौन कौन सी पार्टीज थी? कांग्रेस तो सबसे ज़्यादा फेमस और बड़ी पार्टी थी, उसके अलावा हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी, ये सब और एसोसिएशंस थे जो कि कॉमन प्लेटफॉर्म पे जल्दी आ नहीं पाते थे। ओके, रीजन फॉर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन फेल क्यों हो गया? कांग्रेस पार्टी वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर विद मिनिमम पावर फॉर द प्रोविंसेस। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सेंटर स्ट्रॉन्ग हो। अब सेंटर को स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि प्रोविंसेस में देखिए कई तरह की चीज़ें हैं। एक तो मुस्लिम लीग ऑलरेडी अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा रही थी, जो कि एक अलगाववाद की नीति पे ही थी, एक सेपरेटिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रही थी। जो रजवाड़े थे प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स में, उनका भी शिफ्ट पूरी तरह से इंडिया की ओर शायद ना होता। वो भी कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ही देख रहे थे। इसलिए बहुत ज़रूरी कि देश यूनाइटेड रहे, तो तभी हो पाएगा जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ना हो, तो ज़्यादा हर प्रोविंसेस अपने लिए फ्रीडम की डिमांड करने लगा, फिर तो यूनाइट कभी हम हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर को बहुत रिडली कहा गया कांग्रेस की ओर से। स्ट्रॉन्ग सेंटर विथ मिनिमम पावर्स फॉर द प्रोविंसेस। इवन देखेंगे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे इंडियन यूनियन को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें कई सारे प्रोविंसेस थे जो लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और ज़्यादातर तो मिल गया बट कुछ को मिलाना काफ़ी टफ था। तो वो भी एक कारण था इसमें। द मुस्लिम वांटेड टू स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेफगार्ड फॉर द मुस्लिम, लाइक पार्टी इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये मुस्लिम लीग या मुस्लिम चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में उनकी जगह बहुत सुरक्षित हो, और लेजिस्लेचर में स्पेशली यहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, और उस वजह से वो और कांग्रेस फिर से हमेशा एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे थे। स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब है कहीं ना कहीं प्रोविंसेस वीक होंगी। प्रोविंसेस वीक होंगी तो वो स्टेट्स या वो रीजन्स जो धर्म के आधार पे या और ग्राउंड पे बटे, कहीं ना कहीं उनकी पावर्स कम ना हो जाए, ऐसा मुस्लिम लीग को लगता था। जबकि साफ साफ बोला गया था ज़्यादातर प्लान में, जिस पे कांग्रेस अग्री किया, आगे जिसको माना गया कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखा जाएगा, हर तरह के उनके राइट्स का, चाहे पॉलिटिकल राइट्स हो, चाहे एजुकेशनल राइट हो, चाहे इकोनॉमिक राइट हो। थर्ड आता है सिंस बोथ पार्टीज हैड मेनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड कुड नॉट फाइंड कॉमन ग्राउंड द मिशन फेल्ड। दोनों पार्टीज के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे और कोई कॉमन ग्राउंड नहीं था, इसलिए फाइनली मिशन फेल हो गया। यानी ये भी एक तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगस्त ऑफर फेल हो ही गया था 1940 में। क्रिप्स मिशन फेल हो गया 1942 में। कैबिनेट मिशन आता, ये भी फेल हो गया। अब एक आखिरी टॉक होना है, ये देखते हैं हम लोग अगली स्लाइड में। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। देखिए, कैबिनेट मिशन के फेल होने के बाद मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। अब मुस्लिम लीग में लगातार पाकिस्तान की डिमांड तो चल ही रही थी टू नेशन थ्योरी के हिसाब से। तो जिन्ना और बाकी जो लीडर्स हैं मुस्लिम लीग के, ये सब देखते हैं कि ये सब हो नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं कांग्रेस का वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा ही है। तो ये लोग 16 अगस्त 1947 को डाइट एक्शन डे कॉल कर देते हैं। ये बहुत ही पेनफुल और दर्दनाक इवेंट रहा है इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। डाइट एक्शन डे के लॉन्च करने के बाद जिन्ना और इनके लीडर्स के वाइड स्प्रेड राइट्स होते हैं, पूरे इंडिया में दंगे होते हैं, मारकाट वायलेंस लगातार चलता है, कई हज़ार लोग मारे गए ब्रूटल तरीके से, और इस तरह की गतिविधियां हुई जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी।
और कलकत्ता बेसिकली इसका हब रहा, यहाँ से चीज़ें काफ़ी फैली। और द वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बाई मार्च 1947। नॉर्थ इंडिया तक भी कई शहर और कई स्टेट इसके चपेट में आ गए। फाइनली पार्टीशन टर्न इनटू अ रियलिटी। और देखिए, अभी तक तो ये था ना कि डिफरेंसेस मतलब बताए जा रहे थे हर मिशन में, हर टॉक में, कि हाँ मुस्लिम लीग ये चाहती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये चाहती है, इस तरह की चीज़ें चल रही थी, ठीक है। पर कोई इतना बड़ा टसल या वायलेंस या मारपीट या दंगे नहीं हुए थे इतने बड़े लेवल पे। बट 16 अगस्त 1946 को एक बहुत काला दिन है भारतीय इतिहास में। यहाँ पे दंगे खुलेआम भड़क गए। अब तो खाली डिफरेंसेस थे, अब वो डिफरेंसेस वायलेंस की शक्ल ले लिए थे। ये बहुत बुरी चीज़ होती है। तो फाइनली पार्टीशन टर्न इनटू अ रियलिटी एंड टू न्यू नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान वर बॉर्न। यहाँ से डिसाइड हो गया कि भाई दो नेशन अब बनानी ही पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है, वरना ये सब दंगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं। पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, ये एक फोटो है यहाँ पे पार्टीशन की। ट्रेन देख सकते हैं जा रही है इंडिया से पाकिस्तान की ओर, और इस तरह से ओवर क्राउड भरे हुए हैं पूरी तरह से ट्रेन के अंदर और ऊपर। इंटरिम गवर्नमेंट फिर आती है कैबिनेट मिशन के जस्ट बाद। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है एक तरह से टेम्परेरी गवर्नमेंट जो कुछ समय के लिए एक खास ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती है, टेम्परेरी गवर्नमेंट कह सकते हैं। और इसमें कोशिश होती है कि भाई हर पार्टी, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर कम्युनिटी के लोग आए और अपने से बातें रखें। और जब तक एक परमानेंट गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन के थ्रू नहीं बन जाती, मतलब बाकायदे इलेक्शन हो पूरे इंडिया में, स्टेट्स और प्रोविंसेस में, और इलेक्शन के बाद जो डेमोक्रेटिक या परमानेंट गवर्नमेंट सेटअप होती है, उसके पहले भी तो कोई बॉडी चाहिए ना चलाने के लिए देश को या स्टेट्स को। तो उस टेम्परेरी गवर्नमेंट को हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, हिंदी में अंतरिम सरकार भी कहा जाता है। Interim government headed by Jawaharlal Nehru was sworn on in 2nd of September 1946। कब बनी? 2nd सितंबर 1946 में, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था, ये पीछे पढ़े हैं जो, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे। और ये उसी के जस्ट बाद की घटना है, 2 सितंबर 1946। द मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू ज्वाइन इनिशियली। और मुस्लिम लीग यहाँ मना कर देती है कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन वोवेल कोशिश करता है कन्विंस करने की मुस्लिम लीग को भी वो भी ज्वाइन कर ले अक्टूबर 1946 में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिगेन इट्स सेशन ऑन 9 दिसंबर 1946। पहला जो सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बैठता है, और इंपॉर्टेंट डेट है उसको याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन बैठता है किसका? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट चुना गया, किसका? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। कोई सरकार की बात नहीं हो रही, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात चल रही है। बट द लीग डिड नॉट, लेकिन लीग गुस्सा थे। मुस्लिम लीग का कहना था कि हम नहीं पार्ट होंगे और हम अपना अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, हमारे मेंबर्स अलग होंगे, हमारे लीडर्स अलग होंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क ही अलग होगा। तो इस वजह से लोग नहीं आते। लियाकत अली खान ऑफ मुस्लिम लीग वॉज मेड द फाइनेंस मिनिस्टर। लियाकत अली खान को यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। फिर आता है माउंट बैटन प्लान, अगले साल 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट यानी टेम्परेरी सरकार बनती है, और अगले साल माउंट बैटन एक प्लान प्रपोज करते हैं मई 1947 में। क्या प्लान था? इस तरह से लास्ट कोशिश थी ब्रिटिशर्स द्वारा डेडलॉक को दूर करने की मुस्लिम लीग और कांग्रेस की। पार्टीज तो कई थी, बट मेन जो दो पार्टीज के बीच टसल चल रहा था, यानी कि कह सकते हैं कि लड़ाइयाँ चल रही थी या सहमति चल रही थी, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ही थी। तो ये चाहते थे कि डेडलॉक खत्म हो, और अब तक तीनों चारों ऑफर खत्म फेल हो गए थे, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। तो ये आखिरी प्रयास था ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से। और लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें क्या चीज़ थी? प्रोविंसेस वर टू बी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट्स, यानी प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट सक्सेस दे दी जाएगी अपना स्टेट चलाने के लिए। उनके पास एक पावर होगा, एक विकल्प होगा, चॉइस होगी कि किसको चुनते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इंडिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करते हैं या नहीं, या तो अपनी खुद की बनाना चाहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड डिक्की बर्ड प्लान। इस प्लान को डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाने लगा, या फिर बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान बेसिकली यूरोप के ऊपर रखा गया था कि वैसे यूरोप बाद में बढ़ गया कई हिस्सों में, वैसे इंडिया भी ना बढ़ जाए। और मई में प्रपोज किया था माउंटबेटन ने, और 3 जून को प्लान ने एक चीज़ बताई कि 2 डोमिनियंस एंड 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड बी क्रिएटेड। 2 डोमिनियंस बने और 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस बिल्कुल भी
साथ नहीं आ पा रही थी। द प्लान, ये 3rd of June भी इंपॉर्टेंट डेट है। द प्लान डिक्लेयर दैट पावर वुड बी हैंडेड ओवर बाई 15th of August 1947, 15 अगस्त 1947 तक पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी, ऐसा बोला गया। ठीक है। पीपल ऑफ पंजाब एंड बंगाल कैन डिसाइड वेदर दे वांट टू गो इंडिया और पाकिस्तान। क्योंकि उस टाइम बंगाल में क्या था, मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए बंगाल की, अगर हम बंगाल की बात देखें तो बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, और एक और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इन तीनों रीजन्स में, प्रोविंसेस में मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ मुस्लिम लीग्स को थोड़ा सा एडवांटेज था। और यहाँ पे इन रीजन्स को अलग करना चुना गया था स्टार्टिंग में, कि भाई इसको आप पाकिस्तान या सेकंड नेशन है उसको, उसमें इस एरियाज को काउंट कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पंजाब इंडिया का पंजाब, वैसे पाकिस्तान में पंजाब, इसको हम पाकिस्तानी पंजाब कहते हैं। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तून, ये 4 मेजर स्टेट्स है पाकिस्तान के आज की डेट में, और सिंध में भी मुस्लिम काफ़ी थे। पीपल ऑफ, इसलिए जब ईस्ट पाकिस्तान अलग होता है तो ये पूरा बंगाल का रीजन वहीं चला जाता है, उधर पंजाब का भी आधा पोर्शन चला जाता है। पीपल ऑफ पंजाब एंड बंगाल कैन डिसाइड वेदर दे वांट टू गो विद इंडिया और पाकिस्तान, डिसाइड करते हैं। इधर ईस्ट में देखा, बंगाल सबसे ईस्टर्न साइड थी हमारी, और वेस्ट में देखें तो पंजाब, दोनों ही जगह बोला गया कि आपको चॉइस दी गई, इंडिया को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को, या अलग रह लो। इमीडिएट पावर ट्रांसफर तुरंत हो जाना चाहिए, ऐसा बोला गया इंडिया की ओर से। सिंध वुड टेक इट्स ओन डिसीजन, सिंध मॉडर्न डे पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध को अपना डिसीजन लेने के लिए सिंध फ्री है। NWFP यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट विल डिसाइड देयर फेट बाय रेफरेंडम। ये दोनों, रेफरेंडम का मतलब है ओपन वोटिंग होती है, एक तरह से जनता क्या चाहती है, जनता किसको ज्वाइन करना चाहती है, उसको हम रेफरेंडम कहते हैं पॉलिटिक्स में। ओपन वोटिंग या कॉमन पीपल की राय, या फिर जानी जाती है कि वो क्या चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है। बाउंड्री कमीशन टू डिसाइड बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, और बाउंड्री कमीशन होगी, अलग से अपॉइंट की जाएगी, जो डिसाइड करेगी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच एक वैलिड और सही बाउंड्री क्या हो सकती है। फिर देखिए एक आखिरी इवेंट आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब यहाँ पे देखिए बात कर दी गई थी कि भाई 1947 प्रपोज किया गया, और जून 1947 में ये हुआ कि 2 डोमिनेंस बनना ही है, इसकी 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अलग अलग बैठेगी, 15 अगस्त तक हो जाना चाहिए, यानी सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। तो इसी दिशा में 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट से उस एक्ट को रेटिफाई किया था, रेटिफाई यानी कि फिर से वेरीफाई किया जाता है, पास कराया जाता है बकायदा, माउंटबेटन प्लान, जो माउंटबेटन का प्लान था उसी को, और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बनता है। ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है कि हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास और रेटिफाई हो के बना, फिर मतलब ये भी ऑफिशियली ही हुआ एक तरह से। दैट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। साफ साफ कहा गया इस एक्ट में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ, कि 2 डोमिनियन बनेंगे, 2 देश बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। Each dominion was to have a governor general to be responsible for effective operation of the act, और हर डोमिनियन, हर देश की तरफ से अपना गवर्नर जनरल होगा, ताकि इफेक्टिवली ऑपरेट किया जा सके, उस देश को चलाया जा सके। और यहाँ पे देखिए फाइनली ये पास होता है, और 15 अगस्त 1947 को हम फ्री होते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और तब से हम लगातार इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त 1947 को। यहाँ पे पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की, इंटरनेशनल मूवमेंट की सीरीज खत्म होती है। और यहाँ पे अगर देखिए तो एक सीक्वेंस है, इसको देख सकते हैं। 1878 में आर्म्स एक्ट या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, 1883 में इल्बर्ट बिल आया, फिर उसी के जस्ट बाद 1885 बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था फॉर्म, एओ ह्यूम क्या थे इसके फाउंडर थे। ठीक है। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी ढाका में, किसने बनाया? नवाब सलीमुल्लाह। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक हो गया, 1914 से 1980 तक चलता है। 1950 में महात्मा गांधी वापस लौटते हैं इंडिया में। 1960 में लखनऊ पैक्ट, 1970 में चंपारण सत्याग्रह एंड साबरमती आश्रम, 1990 रॉलेट एक्ट, 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर, 1919 खिलाफत मूवमेंट, और 1920 में उसी के साथ ही चला जाते हैं गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहला बड़ा मूवमेंट था गांधी जी द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस बनती है ना 1885 में, इंपॉर्टेंट है।
बंगाल पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ का एक्ट होता है 16 में, ठीक है। इसके बाद 1920 बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन फिर 1927 में, 1929 में पूर्ण स्वराज, 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 के बाद 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साइन होता है 1930 में, फिर कंटिन्यू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है 1934 तक। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1937 में इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। 39 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और 1945 तक चलता है। 1941 नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। 1946 डेट एक्शन डे। 1947 में फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस पा जाती है। तो ये सीक्वेंस था, देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को मेमोराइज करने में, याद करने में, और हो सके तो अलग अलग कह सकते हैं इवेंट को अलग अलग तरह से जोड़ने या लिंक करने का काम करेगा। हर इवेंट, हर इंसिडेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है हिस्ट्री में। सब कुछ एक सीरीज की तरह चलती है। अगर आप जितना सीक्वेंस से फॉलो करेंगे शुरू से, उतना बेहतर और लंबे समय तक याद रह पाएगा। और अपनी खुद की टाइमलाइन जरूर जनरेट करिए प्रैक्टिस के लिए, जिससे लंबे समय तक चीज़ें याद रह सकें। सो आई थिंक यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। कुछ मिसक्लेनियस अगर रह जाता है तो मैं उसको आगे कवर कर दूंगा। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ये पीपीटी के सारे आपको पीडीएफ, सारे लेक्चर्स के सीरीज, जितने भी सीरीज अब तक हुए हैं, ये 9वीं सीरीज है, 9वां लेक्चर है कंटिन्यूएशन में नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इन सबके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे हमारे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और पुराने लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारे। अब हम तो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे @क्लास एग्रीकल्चर पे। और यहाँ पे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या कोई भी डाउट हो तो आप इस मेल आईडी पे हमको भेज सकते हैं, ayush123kashyap@gmail.com, और ये हमारा टेलीग्राम नंबर है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। स्टे ट्यून्ड। दिस इज आयुष प्रकाश श्रीवास्तव साइनिंग आउट।